सामने से करो, सामने से। वीडियो बना दूँ ये उधर चल लो मैं एक बार आपके फ़ोन से ले लूँ फोटो, आप जाओ अटेंड करो। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बेटा जी इधर बैठो, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हो जाता है। जिसको फैटी लीवर हो वो सबसे आगे वाली सीट पे बैठो। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर नीरज नगाइश है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल में। लास्ट 20 साल से जयपुर में हूँ और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यूजुअली लिवर का भी ध्यान रखते हैं। तो जो बेसिक छोटी सी टॉक मैं देना चाह रहा हूँ वो लिवर के बारे में देना चाह रहा हूँ आप सभी को। अगर हम लिवर की बात करें, बेसिकली लिवर को हम सेकेंड हार्ट बोलते हैं। जितना ज़रूरी हृदय या हार्ट हमारे लिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी लिवर है। कारण कि वो कम से कम 200 से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस हैं जो हमें पता नहीं होते, हमारे लिए कर रहा होता है। तो कहीं भी अगर लिवर हमारा कंप्रोमाइज़ होता है, उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट्स करता है। और इसके लिए लाइन भी है, वन लाइफ वन लिवर। एक ही लिवर है, किडनी हमारे पास दो है, लिवर एक ही है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा और लिवर में अगर चेंजेस आए, इट कैन एडवर्सली अफेक्ट आवर हेल्थ। तो लिवर की अगर हम बीमारियों की बात करते हैं तो मेनली 2 या 3 तरह की मेन बीमारियां रहती हैं लिवर की। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है वायरल हेपेटाइटिस, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं ABCD। तो ये सारे वायरसेस हैं जो लिवर पे करा सकते हैं। A और E तो सीजनल रहता है, जैसे हम मौसमी पीलिया कहते हैं, पानी से, ड्रिंकिंग वाटर से एंड दूषित जल वगैरह से होता है, ठीक हो जाता है 2-3 हफ्तों में। ज़्यादा खतरनाक है B और C। तो हेपेटाइटिस B और C यूजुअली होता है सेक्सुअल रूट्स के थ्रू, इंजेक्टेड ब्लड्स, कंटैमिनेटेड, इन चीज़ों के संग वो होता है। जहाँ पे भी सीरम या ब्लड का कंटैक्ट होता है वहाँ पे हेपेटाइटिस B और C होता है और क्रॉनिक डैमेज करता है। एक बार आने के बाद ये हटता नहीं है, वायरस बॉडी में रहता है, लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता है। हेपेटाइटिस B और C का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोई लक्षण नहीं करता ये, और धीरे धीरे अंदर ग्रो करके लिवर को डैमेज कर देता है। और हेपेटाइटिस B की 4% प्रेवलेंस है इंडिया में। मतलब अगर रैंडमली हम 100 लोगों में करें तो 4 में पॉजिटिव आ सकता है। और हेपेटाइटिस C की 2% प्रेवलेंस है और उनमें कोई सिम्टम्स भी नहीं है। रैंडमली हम 100 लोगों का करेंगे तो 4 हेपेटाइटिस B पॉजिटिव आ सकते हैं, 2 हेपेटाइटिस C आ सकते हैं। प्रेवलेंस है, ये स्टडीज़ हैं इंडिया की। तो टाइम पे जब भी हम कभी टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस B और C का करा सकते हैं, पहली चीज़ ये है। और अगर हो गया तो उसकी बहुत अच्छी दवाई होगी। मतलब पिछले 50-100 साल में सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है हेपेटाइटिस C की दवाई में, जिसमें इंजेक्शन से करना पड़ता था, अब केवल ओरल दवाइयों से 3 महीने में ट्रीट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी रिसर्च हुई है, हेपेटाइटिस C को हम ट्रीट कर सकते हैं, वो भी दवाइयों से। हेपेटाइटिस B की बहुत सारी दवाई अवेलेबल है, बट ज़रूरी है कि पता करें, क्योंकि लक्षण नहीं आएंगे तो हमें पहले से पता करना ज़रूरी है। वायरल हेपेटाइटिस के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट है एल्कोहलिक रिलेटेड लिवर डिजीज़। शराब के द्वारा जब हम उसको यूज़ करते हैं, लिवर हमारा सहन करता रहता है और फिर डैमेज उसमें होना चालू हो जाता है धीरे धीरे। तब तक हमारी कंट्रोलिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो चुकी होती है, हम उसके फेज में चले गए होते हैं डिपेंडेंस में। मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, बट एक जनरलाइज टॉक दे रहा हूँ। तो वो उससे भी बाहर आना बहुत ज़रूरी है अल्कोहल रिलेटेड लिवर डिसीज से, क्योंकि वो कोई सिम्टम्स नहीं आते। पेशेंट कहता मैं नॉर्मल हूँ, तो जांचों से पता चलता है। और अब तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब इवॉल्व हो रही है, जिसे हम कहते हैं, पहले हम बोलते थे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज मतलब मरीज अल्कोहल नहीं ले रहा है बट फैटी लिवर हो गया है। पिछले लास्ट 1 ईयर में उसको नया नाम दिया हमने, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज। वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है बेसिकली। तो हमारी पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म उसमें डिस्टर्ब होती है। 4 चीज़ें होती हैं यूजुअली मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर में। पहली चीज़, पर्सन ओवरवेट होगा, थोड़ा वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा होगा, एब्डोमिनल गिल्ट ज़्यादा होगी, नंबर 1। नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज उसके ज़्यादा आएंगे, लिपिड प्रोफाइल हम कोलेस्ट्रॉल कराएंगे, ट्राइग्लिसराइड वो ज़्यादा आएंगे, सेकेंड। थर्ड, उसमें ब्लड प्रेशर मिल सकता है और अल्ट्रासाउंड या LFT के चेंजेस। लेकिन 4-5 चीज़ें जब
तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर सिंड्रोम है ये। तो ये सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, ओबेसिटी या ओवरवेट से रिलेटेड है, डायबिटीज से रिलेटेड है, ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो पहले ये वेस्ट में होता था, अब इंडिया में ओवरवेट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ खाने की है, हम सीडेंटरी लाइफस्टाइल में कंप्यूटर स्क्रीन टाइम हमारा रहता है, तो डेफिनेटली वेट हमारा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड बॉडी वेट से जब भी ज़्यादा होगा, खासकर हम देखते हैं 80 किलो के ऊपर जब भी वेट जाएगा तो फैटी लिवर थोड़ा थोड़ा होना तय है। तो अब नॉर्मल जैसे ही गए स्क्रीनिंग के लिए, अल्ट्रासाउंड कराया, फैटी लिवर आ गया, किसी के में ग्रेड 1 आ गया, ग्रेड 2 आ गया, ग्रेड 3 आ गया, तो अब क्या करना, ये क्वेश्चन रहता है सब लोगों के मन में। कई सारे लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा एक साथ ही आंसर होगा इसका। तो ये हमारे वेट से डायरेक्ट कोरिलेशन है, इसका शुगर लेवल से कोरिलेशन है और वजन से इसका डायरेक्ट लिंकेज है फैटी लिवर का या मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर का। तो अब बात आती है कि हमें सारा कुछ पता है, सब कोई जानता है, उस जानकारी को कैसे जीवन में जीना है। तो वजन कम करने के लिए हर कोई जानता है कि हमें ऑयली नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, वॉक एक्सरसाइज करनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, हर कोई जानता है, लेकिन कर नहीं पाते, करने में चैलेंजेस आते हैं। तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मोटिवेशन या डेडिकेशन हमें ज़रूरी है इसके लिए करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए, मैंने बताया लिवर सेकेंड हार्ट है, और अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम अपने खुद की पर्सनल लाइफ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमारे पास, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान खुद ही रखें, हमें खुद ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी हमें खुद लेनी है। तो उसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें टोटल हेल्थ में होना ज़रूरी है, टोटल हेल्थ। तो टोटल हेल्थ की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें एक फिजिकल हेल्थ सबसे ऊपर आती है। बॉडी हमारी कैसी है, फिजिकल हेल्थ है, बॉडी में कैसा हो रहा है, वेट कैसा है, हम कमर में दर्द तो नहीं है, मूव कर पा रहे हैं, हमारी क्या डायमेंशंस हैं, वो फिजिकल हेल्थ हो गई फर्स्ट, डेफिनेटली वो बड़ी चीज़ है। उसके बाद सेकंड मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एथलेटिक लोग हैं, मस्कुलर है, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, सुसाइड कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर टोटल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल, मेंटल, बट इसके आगे भी और हम जब चीज़ें देखते हैं तो सोशल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। सोशल में हमें रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। हम समझ पाएंगे कोई हमारे स्टाफ में प्रॉब्लम है, कोई हमारे घर में प्रॉब्लम है, नेबरहुड में प्रॉब्लम है, तो उनको हेल्प कर पाएँ, हेल्पफुल हों, उनकी ये प्रॉब्लम होना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सोशल डायमेंशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सोशली रिस्पॉन्सिव नहीं हैं तो भी हम टोटल हेल्थ में नहीं हैं, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हमने कर लिया, हम सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोच रहे हैं। उसके और आगे बढ़ते हैं तो इमोशनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट। स्पिरिचुअल हेल्थ, ये टोटल हेल्थ की हम बात करते हैं। हर किसी का टारगेट होना चाहिए, एक लाइफ मिली है तो हम टोटल हेल्थ में आए। तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल, अगर ये 5 चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी कर ली तो हम टोटल हेल्थ में आ सकते हैं। तो हेल्दी लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि समय पे सोना है हमें, और अब सबसे बड़ा चैलेंज है मोबाइल। हम 10-11 बजे खाना खाते हैं, मोबाइल के संग ही बेड पे चले आते हैं, और 10 बजे से कब 1 बज जाते ही सब लोगों के लिए चैलेंज है, सबके लिए, मेरे लिए भी है। हो सकता है कोई यूजफुल चीज़ भी देख रहे हो मोबाइल पे, नहीं हमें मीटिंग लेनी है, कुछ किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे अपना कोई लेक्चर देखना है, बट वो धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट हो जाता है। तो हमें प्रॉपर टाइम पे सोना जरूरी, पहली चीज़। जब हम सोएंगे तभी सुबह उठ पाएंगे। तो लोग कहते हैं सुबह उठना है, सुबह उठना है। सुबह उठने की शुरुआत टाइम पे सोने से होती है। अगर हम 10-11 बजे नहीं सो रहे हैं, वी कैन नॉट गेट अप एट द राइट टाइम। तो सुबह उठना मतलब रात में टाइम पे सोना, तब जाके हम सुबह उठ पाएंगे। फिर वॉक एक्सरसाइज करनी है हमें, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है, ऑयली शुगरी कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं, वॉक एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। कितने लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, हाथ उठा के एक बार मुझे बताओ। मेडिटेशन यहाँ पे कोई भी नहीं करता, एक हाथ, मुझे 2 लोगों के हाथ देखिए। जिस तरह से हम अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकते हैं जिम जाके, हम अपनी ब्रेन की मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं मेडिटेशन करके। और ये कहावत है, हर किसी सुनिए कि अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन हैंडल अ वीक बॉडी। हम देखते हैं ना, बच्चे डिसेबल्ड हैं लोग,
चल भी नहीं पा रहे, लेकिन मेंटल पावर इतनी कि वो कुछ भी कर जाते हैं, बड़े बड़े टारगेट्स, और बड़े एथलेटिक हैं, फिजिकल अच्छा है, दिमाग से कमजोर है, तो अपनी लाइफ ही नहीं संभाल पाते, करना बहुत दूर की बात है। इसलिए मेडिटेशन का रोल वहाँ पे आता है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल खोला और करने लगे, प्रॉपर तरीके से सीखना होता है आपको, तब आप करके एडवांटेज ले पाते हो। केवल मेंटल के लिए नहीं, फिजिकल के लिए भी मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नया डायमेंशन है बॉडी के जो भी हार्मोन्स है, डोपामिन, सीरोटोनिन, एड्रेनालिन, उन सबको कंट्रोल करने की दवाई। लिवर पे अगर हम लिवर हेल्थ की बात करें तो मेडिटेशन की स्टडीज़ हैं कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उनकी मेटाबॉलिज्म अच्छी रहती है, उनके लंग्स अच्छे काम करते हैं। अभी कोविड का क्राइसिस आया था 2020 में, तो जो लोग मेडिटेट रेगुलर कर रहे थे वो हार्ट का भी बचा पाए, लंग्स भी इनके अच्छे रहे, इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। तो मेरा प्राइमिंग ये है कि यू शुड लर्न अ प्रॉपर मेडिटेशन। उससे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो इवन आई कैन गाइड दैट। ऐसा रैंडमली नहीं हो सकता कि कुछ भी उठा के करने लगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप एक बार गाइड कर ही दो सर। मैं करूँगा। और उसी सीक्वेंस में हम आ रहे थे कि कई लोगों के क्वेश्चन थे कि कैसे हम वजन को अपना कंट्रोल करें। तो ये लगातार हम लोग देखते हैं डे एंड नाइट, मतलब ऑलमोस्ट 25 ईयर्स से मैं पेशेंट देख रहा हूँ कि मेन चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे हम अपना वजन कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है कि कुछ भी हाई कैलोरी वाला खाना हम इम्पल्सिवली खा लेते हैं, जैसे स्नैक्स, समोसे, कचौड़ी, मीठा, ऑयली, शुगरी, ये चीज़ें हम खा लेते हैं रैंडमली। तो अवेयरनेस हमें रखनी है कि हर खाने में से ऑयल और शुगर को थोड़ा कम रखनी है, ये अवेयरनेस रखनी है। और ख़ासकर जो लो कैलोरी फूड हैं जैसे एप्पल, ग्रीन सलाड्स, चने, प्रोटीन, ये इनटेक करना है। तो लो कैलोरी फूड लेना है, भूख बहुत तेज लग रही है हमें, तो हम कितने टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो बिंज ईटिंग करेंगे, तो उस समय पे लो कैलोरी फूड हमें लेना है। एप्पल खा लिया, बीच में खीरे खा लिए, रोस्टेड चने ले लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वो ले लिया, और वाटर इनटेक हमें करना है। अब क्या होता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो एकदम से बहुत अच्छी सब्जी फेवरेट बन गई है घर पे या समथिंग है ना, तो वो कंट्रोल होती नहीं है चीज़ें। तो उसके लिए सलाड्स का कंजम्पशन हमें पहले करना चाहिए, सलाड्स खानी चाहिए हाफ प्लेट खाना चालू करने के पहले, जिससे कि हमारी एपेटाइट डाउन हो जाती है, कंट्रोल करता है। तो एक ये तरीका है, लो कैलोरी फूड हमें खाने हैं और वॉक एक्सरसाइज करना है। अगर वजन कम नहीं हो रहा है तो भी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। सो अ रेगुलर एक्सरसाइज इवन इन द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस गिव लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू अस। तो हमें डेफिनेटली करना है, वॉक करना है जितना हम कर पाते हैं। अगर अपनी मसल्स को बिल्ड कर लेते हैं जिम जाके तो हमारी बॉडी का एक फिक्स डिपॉजिट हो गया कि मसल्स आपकी अच्छी तो कैलोरी बर्न करती रहेगी। मेडिटेशन का मैंने नाम लिया इसके लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। और मेडिटेशन के अलावा जो हॉबीज़ हैं आपकी वो भी आपको मेंटल हेल्थ में बहुत हेल्प करेगी, डी स्ट्रेस करने में, रिलैक्स करने में। जैसे सिंगिंग एक बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ, मेडिटेशन की इक्विवेलेंट है वो ऑलमोस्ट। अगर आप सिंगिंग करते हो रियल टाइम में, या कोई भी आपकी हॉबीज़ है, ड्राइंग, पेंटिंग, जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में ला देती है, तो आपके हार्मोन लेवल पे इमीडिएट इफेक्ट देती है, बॉडी के नेगेटिव हार्मोन्स को कम कर देती है, कॉर्टिसोल को, डोपामिन, सीरोटोनिन बढ़ा देती है। ये रफली एक टोटल हेल्थ को हम टच कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। क्रेविंग को कैसे कंट्रोल करें? किसको? क्रेविंग होती है, जैसे कभी भी कुछ खाने की क्रेविंग मैंने बताया, यस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उस समय पे हमें चॉइस लेनी है कि हेल्दी फूड की चॉइस लेनी है। जैसे एकदम भूख लगी तेज, अब हमारे पास अगर खीरे कटे हुए रखे हैं टिफिन में, हम लाए हैं, एप्पल है हमारे पास, या छाछ या दही है, लो कैलोरी की हम चीज़ ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये हमें अवेयरनेस रखनी, प्रेजेंस ऑफ हेल्दी फूड होना चाहिए हमारे सामने, नहीं तो फिर हम पास से नियरेस्ट समोसे कचौड़ी खा लेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। यस, आप कैरी कर सकते हो, आप खीरे काट के कैरी कर सकते हो, आप एप्पल संग में रख सकते हो, ये कैरी करने वाली चीज़ें। रोस्टेड चने रख सकते हो आप, मूंगफली रख सकते हो रोस्टेड, ये लो फूड स्टफ है। और अगर हायर एंड में हम जाना चाहते हैं तो वी प्रोटीन हम ले सकते हैं, जो जिम रिटर्स हैं वो वी प्रोटीन ले सकते हैं, आइसो वाला, वो बहुत अच्छी फीलिंग से टाइटी देता है, बॉडी की मसल्स में भी हेल्प करता है, ये प्रोटीन भी ले सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। आजकल ये जैसे ट्रेंड है, हाँ क्या? मतलब रात को अवॉइड करते हैं। हाँ हाँ, क्या नहीं खाना चाहिए? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो कार्ब्स का इंटेक तो हमें कम रखना ही है बेसिकली,
और कोशिश ये करनी कि बहुत लेट ना जाएं, 8 बजे के 8-9 के बजे तक तो खा ही लें एटलीस्ट। तो कार्ब्स का कंटेंट रात में कम रखना है और वॉल्यूम भी थोड़ा कम रखना है, बट जीरो कार्ब्स की जरूरत नहीं है, जीरो कार्ब्स में नहीं जाना है। लंच तो बढ़िया। हाँ, लंच हमेशा क्या बोलते हैं लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट भी लेना चाहिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो कंसेप्ट पहले था कि 8 से 12 घंटे हम खाली पेट, वो बहुत ज़्यादा उसका एविडेंस अभी नहीं है, अल्टीमेटली हार्मफुल ही होता है। कोई भी चीज़ हमें ऐसी करनी जो कंसिस्टेंट रहे, लगातार हम कर पाएँ और अपना काम भी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स एंड मैच हमें लेके रखना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो 8 आवर्स है, 12 आवर्स है। तो बियॉन्ड जब 8 आवर हम फास्टिंग पे जाते हैं, कुछ भी नहीं लेते, केवल वाटर या कॉफ़ी इसमें अलाउड रहती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम पानी पी सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं विदाउट, ये वो चीज़ें अलाउड रहती हैं। नहीं टेक कर। हाँ, तो कुछ समय में ऐसा लग रहा था कि ये एविडेंस फेवर में आया था कि बहुत हेल्पफुल है, बट अभी लास्ट 1 या 2 साल में जो स्टडीज़ हुई हैं वो इसको थोड़ा हार्मफुल भी मान रही है। लंबा हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, हार्ट पे इफेक्ट भी है, तो बहुत लंबी फास्टिंग करना भी एडवाइजेबल नहीं है। 8 घंटे इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ फास्टिंग, उस बीच में हमें कुछ लेना चाहिए और एक प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कैलोरीज का। तो वो स्मॉल स्टेप्स में धीरे धीरे आ जाता है। और मैंने बताया नॉलेज हर किसी को है, उस नॉलेज को रियल लिव कैसे करना है, वहाँ पे अपनी मेडिटेशन हेल्प करेगा। राइट डिसीजन हमें क्या नहीं करना, वो विल पावर हमें यहाँ ब्रेन की मसल से आएगी और मेडिटेशन के थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं। और मेडिटेशन की जब मैंने बताया कि एक्चुअली योगा और मेडिटेशन को समझने में थोड़ी सी इश्यूज हैं, क्योंकि जो हमें बताया गया है योगा को योगा नहीं है। मैक्सिमम इंडियंस को योगा बताया है, मतलब विद ड्यू रिगार्ड्स बाबा रामदेव जी या मैक्सिमम शिल्पा शेट्टी, उन्होंने योगा को करके बताया है। वो योगा नहीं है, वो आसनास और प्राणायाम ही है बस, केवल 2 चीज़ें हैं। इसके 6 लिम्स और रह गए हैं योगा के, मेडिटेशन के। योगा के 8 लिम्स होते हैं, 8 लिम्स ऑफ अष्टांग योग बोलते हैं उसको, बहुत बड़ी चीज़ है। योगा करने का मतलब है कि यू आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, आप सेपरेट नहीं हो। योगा तो बहुत कुछ लोग कर पाए हैं, कुछ ही महापुरुष योगा कर पाए हैं, तो बहुत फार बियॉन्ड है। तो ज़्यादातर हम आसनास और प्राणायाम को ही योगा समझ लेते हैं, हो गया काम खत्म। तो उन मतलब ड्यू रिगार्ड्स टू बाबा रामदेव एंड शिवर, उन्होंने बहुत गलत किया हम लोगों के साथ। कोई हमें ऐसा बता दे कि केवल 12th तक ही पढ़ाई होती है, तो वो BSc MSc MA नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने बता दिया यही योगा है, तो हम वहीं पे रुक गए, आसनास प्राणायाम करके वो भी नहीं कर पाए, बट उसकी और आगे चीज़ें थी। तो उन्होंने अच्छा फ़ायदा तो किया, फ्री का योगा सिखाया टीवी पे ऑल, बट लॉस भी कराया, क्योंकि मैं हायर नॉलेज मिल ही नहीं पाई। भाई मैं पूछता हूँ योगा, हाँ योगा करते हैं, वो आसनास प्राणायाम कर रहे हैं और उसका हायर एडवांटेज नहीं ले पा रहे। तो दे हैव डन अ गुड थिंग, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में तो स्ट्रेस कितना है, पहले तो स्ट्रेस ही नहीं था। आज के टाइम में आपको यहाँ पे वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, नेबर्स का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है, कितना स्ट्रेस है। स्ट्रेस की वजह से आप देख रहे हो कि यंग लोगों में कार्डियक इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये ज़रूरी नीड ऑफ द आवर है कि हम मेडिटेशन भी करें, हेल्थ के संग ध्यान रखते हुए। तो पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए गाइड क्या कर सकते, तो जहाँ तक मेरी थोड़ी नॉलेज है, बहुत सारे स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन है, बट एक्चुअली मैक्सिमम वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल मेडिटेशन है वो आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू होता है, जिसे सुदर्शन क्रिया कहते हैं। 30 मिनट की एक प्रोसेस है, जिसको कोर्स में आपको सीखना होता है। आई एम नॉट टेलिंग दैट, बट दैट इज माई एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 10 ईयर, इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। कोविड टाइम में इसकी US से UK में बहुत सारी स्टडीज में जिसमें बहुत फ़ायदा मिला है, और 150 कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है। हम जानते हैं कि कोई USA UK कंट्रीज़ किसी और चीज़ को जगह नहीं देंगी जिसमें कि उनको हेल्थ फ़ायदा नहीं, तो वो 170 कंट्रीज़ में ऑपरेट होता है आर्ट ऑफ लिविंग। तो उसके सेंटर में हम सुदर्शन क्रिया सीख सकते हैं, हैप्पीनेस कोर्स के थ्रू। ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी। इवन कोविड टाइम्स में भी बहुत लोगों ने ऑनलाइन भी सीखी है। तो इतना मेरी तरफ से अवेयरनेस है। बाकी और कोई भी क्वेश्चन होगा कनेक्टेड रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि 100 में से 4 से 5 लोगों का हेपेटाइटिस बी है, बॉडी पे या फिर कोई ऐसा लक्षण नहीं होता, और उस टेस्ट के दौरान अगर ऐसा आता है तो उसका फिर आगे का क्या प्रोसेस? बहुत अच्छा प्रोसेस। तो अगर हमें पता चल गया कि हेपेटाइटिस बी है, तो हम उसका DNA टेस्ट करके देखते हैं कि क्या वायरस कीटाणु है, लिवर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इलाज कर सकते हैं। बट कई केसेस में वो साइलेंट पड़ा हुआ है, तो उसको मॉनिटर करते हैं, साल में देखते हैं कि डैमेज तो नहीं कर रहा। जैसे ही डैमेज स्टार्ट करेगा हम उसकी दवाई से उसको कंट्रोल करते हैं। टीके टीके केस और सीके केस।
दोनों के लिए। तो बहुत मैंने बताया पिछले 100 साल की सबसे बड़ी रिसर्च हेपेटाइटिस सी में हो रही है। पहले हर हफ्ते इंजेक्शन लगाने पड़ते थे 1 साल तक, इंजेक्शन हर हफ्ते 1 साल, और अब केवल ओरल दवाइयाँ 3 महीने में हेपेटाइटिस सी खत्म हो जाता है। बहुत अच्छी रिसर्च हुई है हेपेटाइटिस सी के लास्ट 100 ईयर की सबसे बड़ी रिसर्च मानता हूँ। हेपेटाइटिस बी के लिए अभी भी एक लंबा कोर्स लेना पड़ता है, बट सी का अब 3 महीने में हो जाता है, जो पहले 1 साल में हो रहा था। तो किसी भी तरह के क्वेश्चन होते तो मैं आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हूँ, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैम पूछना चाह रही हैं? हाँ सर आजकल ना ऑयल को लेके बहुत कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, लाइट, अल्ट्रा लाइट एंड लाइक सोयाबीन ऑयल इज गुड या मस्टर्ड ऑयल इज गुड, सो व्हाट इज द यस, राइट ऑयल वी शुड यूज? बिल्कुल। कौन सा हेल्थी ऑयल होता है, इसमें काफ़ी एक पूरी वेव्स चली थी। उसमें 15 से 20 साल पहले जो रिफाइंड ऑयल को हम बहुत अच्छा मान रहे थे, जिसमें रिफाइंड ऑयल में भी एक वो कौन सा डेरिवेटिव ऑयल, नहीं वो तो वेजिटेबल ऑयल, एक और वाला ऑयल था, राइस ब्रांड। हाँ राइस ब्रान, सोयाबीन और राइस ब्रान नहीं, राइस ब्रान, एक राइस ब्रान। हम ऐसा ऑयल को 15 से 10-15 साल पहले राइस ब्रान को सबसे हेल्दी ऑयल मान रहे थे। बट अभी आज की डेट में जो एविडेंस स्टडीज लगातार होती रहती है साइंस में, तो आज की जो करंट सिचुएशन है उसमें 2 रिकमेंडेशन है। एक तो जो रीजनल है, जिस जगह पे आप रहते हैं, जैसे साउथ में है तो कोकोनट ऑयल या सरसों का, तो क्रूड ऑयल बेटर है, क्रूड ऑयल है बेटर, सरसों का तेल या whatever ground, refined पे नहीं जाना है। रिफाइंड में केमिकल फिल्ट्रेशन Yes, it is not good for health. And second, research studies बता रही हैं कि देसी घी is also good. तो हमें सरसों या जो भी वेजिटेबल जो ऑयल है, ग्राउंड नट या ये सब, रिफाइंड में नहीं जाना है, और देसी घी कैन बी यूज, बट उसका मॉडरेशन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि फैट फ्री दे सकते हैं, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। आपने बोला कि कोई हेपेटाइटिस बी और सी इसका कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो वो पता कैसे चलता है सामने वाले को कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, तो हमें पता नहीं होता, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी है वो कैरियर के फॉर्म में अंदर रह रहे होते हैं, और जब वो लगातार 10 या 12 साल तक डिवाइड हो जाते हैं, फिर वो लिवर को डैमेज करते हैं। तो जब हम समय पे कोई टेस्ट करा रहे हैं, उस समय हम सिंपल टेस्ट कराते हैं, HbS एंटीजन का या NTHB का, बहुत सस्ता टेस्ट है, 150 रुपये का, उससे हमें पता चल जाता है। जब भी हम कुछ करा रहे हैं तो हम एक बार करा सकते हैं टेस्ट, और अगर हमारा नेगेटिव है तो हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी की 3 वैक्सीन से हम सेव हो सकते हैं। 6 months की हाँ 016 3 वैक्सीन हम लगा सकते हैं हेपेटाइटिस बी की। सी की कोई वैक्सीन नहीं है, और ए की है। और अब नई रिसर्च, हमेशा मेडिकल रिसर्च बहुत इवॉल्विंग है। ई की वैक्सीन भी अभी लेटेस्ट आई है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। अभी केवल ए की थी और बी की थी, अब ई की नई वैक्सीन आ गई। ई खासकर क्या है, प्रेगनेंसी में और बच्चों में बहुत सीवियर जॉन्डिस कराता है कई बार, जो सिग्नल है। तो ई की वैक्सीन अब आ जाएगी बहुत जल्दी। हेपेटाइटिस बी जब इनएक्टिव फॉर्म में होता है तब किन चीज़ों का तो ध्यान रखना हाँ है? यस, वो मतलब फिर वापस एक्टिव फॉर्म में बहुत बढ़िया। तो अब हमें लिवर को हेल्दी रखना है। हेल्दी लिवर की बात करें तो लिवर का सीधा कनेक्शन है वेट से। अगर आपका जो स्टैंडर्ड वेट है, आइडियल बॉडी वेट, आपकी हाइट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, वो अगर आइडियल है तो हमारा लिवर हेल्दी है। फिर हम अल्कोहल यूज़ नहीं करेंगे, स्मोकिंग यूज़ नहीं करेंगे, तो लिवर को हेल्दी रखेंगे। तो अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी होगी तो वो सस्टेन कर सकता है लिवर, और बीच बीच में हम टेस्ट कराते रहेंगे 1 साल 2 साल में। फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू हाइट वेट का? सिंपल कॉम्प्लेक्स भी है, बट इसको क्या है, हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू ना। माइनस कर देते हैं हम अपनी जो हाइट है उसमें से 100 माइनस कर देते हैं। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा कम वेट में हम रखना चाहते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। और उसके संग अगर डायबिटीज़ है या फैमिली हिस्ट्री या कार्डियक है तो और 5 kg कम करना चाहते हैं। सिंपल फार्मूला है इसका, तो उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, हार्ट की, तो हमें और भी नीचे लाना है 5 kg। और अगर वो नहीं है तो आइडियल बॉडी वेट के पास तक रहने की कोशिश करनी है। और कुछ लोगों के क्वेश्चन और थे जो पूछ रहे थे, मैंने कहा इसी कॉमन प्लेटफॉर्म में आंसर करूँगा। तो सारी चीज़ें जो हमें नॉलेज पता है, हम जहाँ पे डिफीट होते हैं वो है मेंटल पावर या विल पावर। और विल पावर को बढ़ाने का नाम है मेडिटेशन। और उसका एक सिंपल बेस्ट सबसे मैंने तरीका बता दिया है, सुदर्शन क्रिया लर्न करना और डेली करना। इट विल बी ए गेम चेंजर।
मतलब डिफरेंट पर्सन होंगे, आपको किसी तरह की रिलैक्स करने की कोई दूसरी चीज़ों की स्मोकिंग अल्कोहल की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे होगे तो आपका एक एनर्जी लेवल डिफरेंट ही होगा, बॉडी की हेल्थ तो हो गई होगा। तो ये मैंडेटरी है, आई थिंक दिस इज अ थिंग टू बी स्प्रेड। कोई भी अच्छी चीज़ हमें पता हो और हम किसी को बताएं ना, ये गलत होगा। आई हैव अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, आई एम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। I came in Jaipur in 2005. Before that, I worked in Delhi Apollo 2003 से factories. Almost 25 years I am now seeing the patient with this. But always when I feel कि हाँ भाई young लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ गया बहुत, कैसे हैंडल करेंगे? तो एक पॉजिटिव चीज़ के संग हमें एम्पावरमेंट करना है, अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, जिम में रेगुलर एक्सरसाइज, जिम खराब नहीं है, ओवरडू नहीं करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी क्या यंग लोगों की डेथ हो रही जिम में, तो लोग कह रहे हैं भाई हम जिम नहीं जाएंगे, लोग मर रहे हैं। उसका एक तरीका है प्रॉपर करने का, धीरे धीरे करना होता है। आपकी बॉडी आपको बताएगी कि अब रुकना है, आप रुकोगे नहीं, आगे चलोगे, देन कार्डियक इवेंट हो जाएगा। तो जहाँ पे फर्स्ट आपको अलर्ट आया, सांस फूलने लगी, तो स्टॉप देयर। रेगुलर चेक भी करो, ब्लड प्रेशर, मैंने बताया था ब्लड प्रेशर हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, अंदर ही अंदर चलता रहेगा। ब्लड प्रेशर कभी नहीं बताता, हमें पता ही नहीं चलेगा, चेक कराना। शुगर कभी नहीं बताएंगे, वो चेक करानी पड़ेगी। तो ऐसे रूटीन में आजकल की अगर हम कार्डियक टेस्ट में तो रूटीन नंबर ईसीजी कराते हैं, हाँ। ये चेक होता है। लेकिन एक आजकल सुनने में आता है, काफी लोग सजेस्ट करते हैं कि सीटी एंजियो इज आल्सो देयर। उतना सेंसिटिव नहीं है सीटी एंजियो, सीटी एंजियो इट इज नॉट दैट सेंसिटिव, बट पर्टिकुलरली एक बेसलाइन ईसीजी, बेसलाइन मेटाबॉलिक प्रोफाइल और इको ये हम कर सकते हैं। इको तो होता है, थोड़ी इको मैंने किया और मैंने उसको रन करके देखा, तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन अगर भी फिर कहता है देन रिस्क स्कोरिंग करते हैं, रिस्क स्कोरिंग करते हैं। अगर ज़्यादा एज है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री है, तो फिर सीटी एंजियो की बजाय डायरेक्ट एंजियो कराना बेटर है, उसकी यील्ड ज़्यादा है। सीटी जो एंजियो हम 15 बार करते हैं, आज भी टेस्ट कराने सिंपल एक साल के अंदर ही कराना है, तो इट्स रिकमेंडेड कि सीटी एंजियो कराया जाए। No, not recommended. In very high risk profile cases, if you have a high blood pressure, diabetes, family history of cardiac event, you have some symptoms of unstable angina, then you can do. But in that case, always a real angiograph is much sensitive and specific as compared to the CT angio. It has got its all sensitivity, specificity lacks also. सर सबसे ज़्यादा कॉमन जो समस्या होती है इवन साइंस में तो ये होती है कि एसिडिटी बन रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है ना। सो बेसिक मंत्रास फॉर द एवरीबॉडी कि जनरली ये 3-4 चीज़ें हैं जो डेली रूटीन में होनी चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में तो ये तब जाएंगे जब इनको और ज़्यादा समस्या बढ़ने लगी। Yes. ये बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जिन पर क्या कंट्रोलिंग है, क्या वो थोड़ा सा बता दीजिए। बेसिक बहुत अगर हम बेसिक्स के अपनी जड़ों के पास रहेंगे तो कभी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें जड़ें मजबूत हैं तो ऊपर का पेड़ और फ्लावर्स वगैरह सब अच्छे होंगे। तो बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आएगा कि आप अपने वेट को कितना नॉर्मल रख सकते हो, नंबर 1। उसके लिए ऑयली शुगरी कार्बोहाइड्रेट्स कम रखना, अल्कोहल स्मोकिंग से दूर रहना और प्रॉपर एक्सरसाइज मेडिटेशन करना, ये बेसिक्स हैं। ओवर ईटिंग नहीं करना, कम खाना, डिवाइड करके खाना है, रात में टाइम पे सोना, सुबह टाइम पे जगना और रेगुलर क्या बोलते हैं अपनी हेल्थ लाइफस्टाइल को फॉलो करना। वेजिटेरियन डाइट इज ऑलवेज बेटर, ऐसा नहीं है कि कोई वेजिटेरियन प्रोटीन्स की कमी होती है। और डेफिनेटली मेडिटेशन इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू। एज अर्ली एज पॉसिबल सबको मेडिटेशन सीखना चाहिए, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना चाहिए। हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम खुद को अगर अच्छा रखेंगे ना तो अदरवाइज हम इसको वेट को कैरी कर पाएंगे। मतलब प्रोफेशनली हम अपने जो भी वर्क प्रोफेशनल करना है वो भी कर पाएंगे, फैमिली को भी अच्छा रख पाएंगे, खुद को भी अच्छा रख पाएंगे, मतलब आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी हमारे लिए एक तरीके से एसेट होनी चाहिए, एसेट जो हम अपने शरीर से कराना चाहें वो करा पाएँ। ऐसा बर्डन नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर। तो हमारे ऊपर ही बर्डन हो गई तो हम सोसाइटी के ऊपर भी बर्डन हो गए। तो हमें एसेट की तरह काम करना है अपने प्रोफेशनल जंक्शन में भी, सोशल जंक्शन में भी और खुद के लिए भी। आजकल सोशल मीडिया में वो क्लिक्स और ये पोजीवा वगैरह तो काफी चल रहा है। क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया रूट्स के पास ही रहना है हमें, बेसिक चीज़ों की भी फॉलो करना जो मैंने बताया। जो नेचुरल डाइट्स है उनको ही, सीजनल एंड रीजनल, 2 चीज़ याद रखनी है।
एक तो रीजनल हमारी जगह पे क्या बन रहा है, ऐसा नहीं कश्मीर से सेब मंगा के खाने हैं, जो हमारे रीजन में हो रहा है और जो उस सीजन में आ रहा है वही हमारे लिए बेस्ट है। ये दो मतलब बेसिक मंत्र है जो मैं कह सकता हूँ। सर कोलेस्ट्रॉल के लिए जैसे घी तो देसी घी है हमारा, घी देसी घी, जैसे कोलेस्ट्रॉल की बात आती है तो मेंटालिटी आती है कि यार घी बंद कर दो, ये तो देसी घी और सरसों का तेल ये रिफाइंड हटाना है हमें, नेचुरल ऑयल्स को यूज़ करना है, देसी घी स्मॉल अमाउंट में रखना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं लेना, लेकिन टोटली इस पे ऑयल फ्री पे नहीं जाना, तो बेसिक रहना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ ऑफलाइन टाइम जो हम लोग वर्कआउट वगैरह करते हैं, मोस्टली जैसे मैं करता हूँ तो वी फॉलो साइकिल्स, जैसे बल्किंग का हो गया, लेजिंग कटिंग का हो गया, ये करना चाहिए या फिर इट शुड बी लाइक अ स्टेडी डाइट थ्रूआउट द ईयर? लाइक इफ आई एम गोइंग फॉर बल्किंग साइकिल, उधर मैं कैलोरी नाप के ही खाता हूँ, so that time I have around 500 grams extra in everything, like 500 kilo calories extra in everything. ये करना चाहिए या फिर I should maintain a steady source of protein and everything? एक्चुअली मेरी पहली हॉबी सिंगिंग है और सेकंड हॉबी जिम जाना। मैं 20 इयर्स से जिम कर रहा हूँ, कभी मैंने मिस नहीं किया, कोई भी बड़ी चीज़ मिस हो जाए 3 दिन में जिम करते हूँ। जिम के क्या नहीं करना चाहिए उनमें से पहली चीज़ है कि पर्सनल ट्रेनर है उस पर बहुत ज़्यादा हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवरडू करा देगा, लोअर बैक वगैरह डिस्टोलाइज करा देगा, पहली चीज़। दूसरा नंबर, अगर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स या कंपटीशन जोन में नहीं जा रहे तो बल्किंग लेने इस साइकिल में पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, तो एवरीडे हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम मसल बिल्डिंग की बात करें तो रोज आपको करने की जरूरत नहीं है, 3 दिन भी सफिशिएंट है, ऑल्टरनेट नहीं कर सकते हो। आज करा, जैसे आज मैं जिम जाऊंगा, फिर कल का रेस्ट है, तो 3 दिन ही कर सकते हैं। 45 मिनट से लेके 50 मिनट तक करना है, तो आपकी मसल्स आप बिल्ड करोगे। आप प्री वर्कआउट लेते हो, यू कैन टेक कैफीन ले सकते हो, आप BC डबल ले सकते हो, बीच में लास्ट में आप वे प्रोटीन ले सकते हो। 3 चीज़ें यूज होती, तीनों सेफ हैं, कैन बी टेकन, अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। और मसल अगर आपकी बिल्ड है तो वो फिक्स डिपॉजिट है आपका, वो हमेशा आपको बचा के रखेगा। जैसे आपने बताया जिम में आपने दोनों अभी आंसर दिए कि साइकिल मिल जाता है तो ट्रेनर हाँ, तो अब मतलब उसमें कैच है, उसमें कैच है, मतलब ऐसा नहीं 1:1 नहीं है। हाँ। एक आप सेल्फ से भी कुछ ही एडवेंचर लगे वो भी गलत हो गया, बट ज़्यादातर मेरा ऑब्जर्वेशन है कि मैंने फिजिकल ट्रेनर्स यंग होते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं। ये वो क्या है, देखना कहीं है भी कि- वेट लगा के कुछ भी लोअर बैक एंड ऑल कर देते वो भी हैं। लगाया, उसका पोस्चर सही नहीं होता है, वो कैसे भी तो बोथ द थिंग्स आते हैं। अगर फिजिकल ट्रेनर आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लर्नेड एक्सपीरियंस है, तो वो आपको सही जोन में ले जाएगा जहाँ तक रहता है। बट आप एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, अपनी लिमिट्स को आइडेंटिफाई करो। वो कहेगा नहीं और 5 करो, और वेट डाल के लोअर बैक ही करा देगा, डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा, 3 महीने रेस्ट करना पड़ेगा। वो भी नहीं करना, और सेल्फ से भी एडवेंचर नहीं करना। तो या तो आप खुद मैच्योर हो कि राइट टाइम से करो, प्रॉपर एकदम ओवरडू नहीं करो। एक दिन में बॉडी नहीं बनती, धीरे धीरे होता है, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और अच्छे ट्रेनर मिले डेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं कि इनसे पर्सनल ट्रेनर से दूर जाना है, तो हेल्प करेंगे, हमें हेल्पफुल है। बट एक सर्टेन लेवल पे मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी तक पर्सनल ट्रेनर नहीं लिया, क्योंकि जब भी कोशिश करी वो कुछ ना कुछ एक अनड्यू कराते हैं। उनसे गाइडेंस लो प्रॉपर कैसे करना है, मूवमेंट्स कैसी हैं, स्ट्रेच नहीं करना है। मोस्टली रेस्ट एंड रिकवरी का टाइम नहीं देते। हाँ, थोड़ा सा ओवरडू करा देते हैं ऐसा मुझे लगता है। और खासकर जो यंग कार्डियक डेस्क जिम वगैरह में ट्रेडमिल पेयर्स पे रनिंग पे ज़्यादा जिम नहीं कर पाओगे। हाँ। हाँ, रेस्ट खोज रहे हो उसमें तो नहीं वो जैसे ये सही कह रहा है, इज राइट। जैसे मैंने आज करा है अगर मसल स्ट्रेंथनिंग, तो उस मसल के फाइबर को हमने ब्रेक किया है, उसको रीग्रो करने के लिए 24 घंटे का गैप, 48 आवर्स का गैप चाहिए, तब जाके वो बिल्ड होगा। नहीं तो हम लगातार ब्रेक करते रहेंगे, मसल फाइबर रीजनरेट नहीं होगा। फिर से वो मतलब सीक्वेंस भी गलत डालते हैं, जैसे पुश पुल डेडलिफ्ट पुल, मतलब घुमा फिरा के कराते ही रहते हैं। थोड़ा उनसे पूछो, थोड़ा अपनी कॉमन सेंस भी करके, और बीच की कितने दिन मशीन चालू की? मॉडरेशन पे रहना मैं काफी टाइम से करता हूँ, ठीक है, 2.5 years। होना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि बॉडी की जिम के संग संग मेंटल जिम भी बहुत जरूरी है। गाने वाने गाया करो सारे। ओके, थैंक यू सो मच।